नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी मुंशी प्रेमचंद जी की एक कालजयी कहानी है। कहानी का नाम है एक आंच की कसर। कहानी ये बताती है कि जब समाज का डर या समाज क्या कहेंगे और ऊपरी दिखावा आपसी रिश्तों से बड़ा हो जाता है, तब अच्छे अच्छे रिश्ते भी टूटने लगते हैं। छोटी सी गलती भी दो परिवारों की खुशियां छीन सकती है। रिश्ते हमेशा ही बड़ी गलतियों से नहीं टूटते। कभी कभी एक छोटी सी बात जीवन भर का पछतावा बन जाती है। तो चलिए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद जी की अमर कहानी, एक आंच की कसर। बरसात का मौसम अभी अभी विदा हुआ था। गांव की कच्ची गलियों में धूप ऐसे उतर रही थी जैसे किसी ने धरती पर सुनहरी चादर बिछा दी हो। खेतों में लहलहाती फसलें हवा के साथ झूम रही थी। कुएं पर पानी भरती औरतों की हंसी पूरे वातावरण में मिठास घोल रही थी। बैलों की घंटियों की धीमी आवाज और मंदिर से आती आरती की धुन गांव की सुबह को और भी शांत बना रही थी। इसी गांव के बीचों बीच एक बड़ी हवेली थी। ऊंचा मुख्य द्वार, चौड़ा आंगन और बरामदे में रखी मजबूत लकड़ी की कुर्सियां उस घर की समृद्धि का परिचय देती थी। यह हवेली थी यशोदानंदन की। यशोदानंदन केवल धनवान ही नहीं, बल्कि गांव के सबसे बड़े प्रतिष्ठित लोगों में गिने जाते थे। पंचायत का कोई भी निर्णय उनकी राय के बिना पूरा नहीं होता था। लोग उनका सम्मान करते थे, लेकिन वे स्वयं अपनी प्रतिष्ठा को लेकर कुछ अधिक ही सजग रहते थे। उन्हें लगता था कि समाज में मान सम्मान बनाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। उनका इकलौता बेटा रघुनाथ अपने पिता से बिल्कुल अलग स्वभाव का था। उसकी आंखों में घमंड नहीं, विनम्रता थी। वह पढ़ा लिखा था और मानता था कि इंसान की असली पहचान उसके संस्कार होते हैं, ना कि उसकी दौलत। उधर पास के कस्बे में बाबू दयाशंकर रहते थे। उनकी आमदनी सीमित थी, पर ईमानदारी इतनी बड़ी थी कि लोग उन्हें सम्मान से सिर झुकाकर नमस्कार करते। उनकी एक ही बेटी थी, सरला। सरला का स्वभाव उसकी सबसे बड़ी सुंदरता थी। वह घर के हर काम में निपुण थी। बड़ों का सम्मान करना और छोटों से प्रेम से बात करना उसकी आदत में शुमार था। दयाशंकर की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उनकी बेटी ऐसे घर में जाए जहां उसे सम्मान और अपनापन मिले। समय ने करवट ली और एक दिन दोनों परिवारों के बीच विवाह का प्रस्ताव पहुंचा। गांव और कस्बे में ये समाचार आग की तरह फैल गया। लोग कहने लगे, ये रिश्ता तो जैसे भगवान ने स्वर्ग में ही तय किया होगा। कुछ दिनों बाद दोनों परिवार आमने सामने बैठे। बातचीत शुरू हुई। घर में मिठाइयाँ परोसी गई। वातावरण में अपनापन था। हर जगह पर, हर चेहरे पर मुस्कान थी। यशोदा ने सरला के संस्कारों की प्रशंसा की और दयाशंकर रघुनाथ के शांत स्वभाव से प्रभावित हुए। कुछ ही देर में रिश्ता लगभग तय हो गया। उस दिन दयाशंकर जब अपने घर लौटे तो उनकी आंखों में खुशी साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने दरवाजे पर खड़ी अपनी पत्नी से मुस्कुराकर कहा, लगता है हमारी सरला का घर मिल गया। ये सुनते ही पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन किसी को क्या पता था, जिस रिश्ते की शुरुआत इतनी खुशियों से हुई थी, उसी रिश्ते की राह में एक ऐसी छोटी सी कमी आने वाली थी जो धीरे धीरे सब कुछ बदल देगी। यही वह शुरुआत थी जहां से किस्मत ने अपनी पहली चाल चलनी शुरू कर दी। रिश्ता तय होने की खबर फैलते ही दोनों घरों में तैयारियां भी शुरू हो गई। दयाशंकर के छोटे से आंगन में रोज किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना लगा रहता। कोई शुभ मुहूर्त की बात करता, कोई शादी की तैयारियों की सलाह देता। घर में बरसों बाद ऐसी रौनक आई थी। सरला सुबह से शाम तक अपनी माँ के साथ घर के कामों में लगी रहती। जब भी कोई रिश्तेदार उसे छेड़ते हुए कहता, अब तो कुछ ही दिनों के दुल्हन बन जाओगी, कुछ ही दिनों के मेहमान हो इस घर में, तो वह शर्मा कर चुपचाप अंदर चली जाती।
उसके चेहरे की मुस्कान बता देती थी कि उसने भी अपने नए जीवन के सपने बुनने शुरू कर दिए हैं। उधर यशोदा नंदन की हवेली में भी हलचल कम नहीं थी। रिश्तेदार आने लगे थे। हर कोई इस विवाह की चर्चा कर रहा था। कोई बारात की शान की बात करता, तो कोई मेहमानों की व्यवस्था की। एक शाम यशोदानंदन अपने कुछ करीबी मित्रों के साथ बरामदे में बैठे थे। बातचीत का विषय शादी ही था। तभी एक बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, यशोदानंदन जी, आपका मान सम्मान पूरे इलाके में है। शादी ऐसी होनी चाहिए कि लोग वर्षों तक याद रखें। दूसरे ने बात आगे बढ़ाई और कहा, हाँ, लड़की वालों को भी अपनी हैसियत के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। आखिर लोग देखते भी तो हैं। ये शब्द सुनकर यशोदानंदन कुछ देर चुप रहे। उनके चेहरे पर हल्की गंभीरता उतर आई। रात को जब सब सो गए, तब भी वही सारी बातें उनके मन में घूमती रही। उन्होंने मन ही मन में सोचा, अगर शादी में कहीं कोई कमी रह गई, अगर लोगों ने बातें बनानी शुरू कर दी, तो मेरी बरसों की प्रतिष्ठा का क्या होगा? क्या असर पड़ेगा? यही सोचकर धीरे धीरे चिंता में घुलने लगे। उधर दयाशंकर अपनी छोटी सी मेज पर बैठकर खर्चे का हिसाब लगा रहे थे। सामने कागज पर लंबी सूची लिखी थी। कपड़े, गहने, मेहमानों का स्वागत, भोजन, बाजा, बारात। हर नई पंक्ति के साथ उनका माथा और झुकता जा रहा था। उन्होंने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, भगवान, बस मेरी लाज रख लेना। उनकी पत्नी ने ढाढ़स बंधाते हुए कहा, जितना होगा उतना करेंगे। रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, धन से नहीं। आप फिक्र न कीजिए। दयाशंकर ने हल्की मुस्कान तो दी, लेकिन उनके मन का बोझ कम नहीं हुआ। उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि दूसरी ओर समाज की बातें यशोदानंदन के मन में एक ऐसी आग जला चुकी थी जिसकी तपिश बहुत जल्दी दोनों परिवारों को महसूस होने वाली थी। कुछ दिन और बीत गए और विवाह की तिथि अब बिल्कुल निकट आ गई। दोनों घरों में तैयारियां अपने अंतिम चरण में थी। सरला के घर सुबह से रात तक सिलाई, कढ़ाई, बुनाई और पकवानों की खुशबू फैली रहती। रिश्तेदार अपनी अपनी जिम्मेदारियों में लगे थे इस विवाह में। लेकिन एक कमी थी जो किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। दयाशंकर के पास धन सीमित था। धन की कमी थी। उन्होंने वर्षों की बचत निकाल ली थी। पत्नी के कुछ गहने भी बेच दिए। फिर भी खर्चे पूरे नहीं हो रहे थे। कई रातें वे बिना सोए हिसाब किताब करते रहे। कभी किसी मद में खर्च कम करते, तो किसी दूसरी जगह राशि बढ़ जाती। आखिरकार उन्होंने अपने पुराने मित्र से कुछ रुपए उधार लिए। रुपया हाथ में आते ही उनकी आंखें भर आई। उन्होंने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मेरी बेटी की इज्जत रख लेना। उधर यशोदानंदन की हवेली में रिश्तेदारों की महफिल जमी हुई थी। एक दूर के संबंधी ने हंसते हुए कहा, सुना है लड़की वाले बहुत सीधे साधे लोग हैं। देखना स्वागत भी वैसा ही ना हो जाए। दूसरा बोला, यशोदानंदन जी की बारात है, जरा सी कमी भी हुई तो पूरे इलाके में नाम हो जाएगा, बदनामी होगी। इन बातों ने यशोदानंदन के मन में बैठी चिंता को और गहरा कर दिया। अब वे हर छोटी छोटी बात पर सोचने लगे। बारात में कितने घोड़े होंगे, कितने बाजे वाले आएंगे, मेहमानों का स्वागत कैसा होगा, और सबसे ज्यादा लोग क्या कहेंगे। बस यही चिंता उसे हमेशा खाई जाती, लोग क्या कहेंगे। उधर रघुनाथ को इन बातों की कोई परवाह नहीं थी। एक शाम उसने अपने पिता से शांत स्वर में कहा, पिताजी, दयाशंकर जी बहुत अच्छे इंसान हैं। हमें उनकी परिस्थिति समझनी चाहिए। शादी रिश्तों से बड़ी बड़ी होती है, दिखावे से नहीं। शादी रिश्तों से बनती है, दिखावे से नहीं। यशोदानंदन ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम अभी दुनिया नहीं जानते बेटा, कच्चे हो। समाज इज्जत देता भी है और छीनता भी है। समाज ही इज्जत देता है और छीन भी लेता है।
रघुनाथ कुछ कहना चाहता था, लेकिन पिता के चेहरे की कठोरता देखकर चुप रह गया। उसे महसूस होने लगा कि इस विवाह के ऊपर अब समाज का दबाव इतना हावी होने लगा है, और यही दबाव बहुत जल्द एक ऐसे निर्णय को जन्म देने वाला था। उसे महसूस होने लगा था कि इस विवाह पर अब समाज का दबाव हावी हावी होने लगा है, और यही दबाव बहुत जल्द एक ऐसे निर्णय को जन्म देने वाला था जिसे सुनकर दयाशंकर के पैरों तले की जमीन खिसक जाएगी। विवाह में अब केवल कुछ ही दिन शेष थे। दयाशंकर के घर भागदौड़ मची थी। कारीगर मंडप तैयार कर रहे थे, महिलाएं मंगल गीत गा रही थी, और आंगन में हल्दी की सुगंध फैल रही थी। बाहर से देखने वाला हर व्यक्ति यही कहता कि इस घर में खुशियों का उत्सव है, लेकिन दयाशंकर के चेहरे पर मुस्कान अब पहले जैसी नहीं रही थी। हर नए खर्च के साथ उनका मन और भारी होता जा रहा था। इसी बीच एक दोपहर यशोदानंदन का एक विश्वस्त आदमी उनके घर आ पहुंचा। उसने इधर उधर देखा, फिर दयाशंकर को एक तरफ ले जाकर धीरे से कहा, बाबू साहब ने एक संदेश भेजा है। दयाशंकर मुस्कुराकर बोले, कहिए, क्या आदेश है? वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, बारात बड़ी होगी, इलाके के कई प्रतिष्ठित लोग भी साथ आएंगे। बाबू साहब चाहते हैं कि स्वागत ऐसा हो कि किसी को शिकायत का अवसर न मिले। दयाशंकर ने शांत स्वर में कहा, जितनी हमारी सामर्थ्य होगी उससे बढ़कर ही सेवा करेंगे। आदमी ने सिर हिलाया, लेकिन बात यहीं समाप्त नहीं हुई। उसने धीरे से कहा, और कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी करनी होंगी, आखिर बाबू साहब की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। ये सुनते ही दयाशंकर का दिल बैठने लगा। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, व्यवस्थाएं? कैसी व्यवस्थाएं? उस आदमी ने एक एक करके ऐसी मांगे गिनाना शुरू कर दी जिन्हें पूरा करना दयाशंकर के लिए लगभग असंभव था। कुछ पल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। दयाशंकर की आंखें झुक गई। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, भाई, मेरी हैसियत तो तुम जानते हो। मैं अपनी बेटी की शादी पूरी श्रद्धा से और मन से करना चाहता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी व्यवस्था? आदमी ने उनकी बात बीच में ही काट दी। मैं तो केवल संदेश लेकर आया हूँ, निर्णय आपका है। इतना कहकर वह चला गया। दयाशंकर बहुत देर तक वहीं खड़े रहे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनके कंधों पर अचानक पहाड़ रख दिया हो। शाम को उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई। सारी बात सुनते ही पत्नी का चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने भर्राई आवाज में कहा, इतना सब हम कहाँ से लाएंगे? दयाशंकर ने गहरी सांस ली। अगर सब कुछ बेच भी दूं, तब भी शायद इनकी मांग पूरी ना होगी। उधर अपने कमरे में बैठी सरला ने माता पिता की धीमी बातचीत सुन ली थी। उसने पहली बार महसूस किया कि उसके विवाह की खुशियों के पीछे उसके पिता की बेबसी, परवशता छिपी हुई है। उसकी आंखों से चुपचाप आंसू बह निकले। उसे अभी तक ये नहीं मालूम था कि यह तो केवल शुरुआत थी, असल परीक्षा अभी बाकी थी। उस रात दयाशंकर की आंखों में नींद नहीं थी। सामने वही खाता खुला पड़ा था, लेकिन अब अंकों की जगह उन्हें केवल अपनी बेटी का चेहरा दिखाई दे रहा था। कभी वे भगवान की मूर्ति की ओर देखते, कभी सिर पकड़कर बैठ बैठ जाते। सुबह होते ही उन्होंने एक कठिन निर्णय लिया। वे अपने पुराने मित्रों और परिचितों के पास सहायता मांगने निकल पड़े। किसी ने थोड़ी सी मदद की, किसी ने केवल दिलासा दिया, तो कुछ लोगों ने साफ शब्दों में मना कर दिया। शाम तक वह थके हुए कदमों से घर लौटे। जेब में कुछ रुपए थे, लेकिन मांगी गई व्यवस्था के सामने वे नाकाफी थे। घर पहुंचते सरला उनके सामने आकर खड़ी हो गई। उसने पहली बार अपने पिता के चेहरे पर ऐसी लाचारी देखी। वह धीरे से बोली, बाबूजी, क्या कोई बड़ी परेशानी है? दयाशंकर ने मुस्कुराने की कोशिश की। नहीं बेटी, सब ठीक है। लेकिन पिता की आंखें उनकी मुस्कान का साथ नहीं दे रही थी। सरला सब समझ गई। वह बिना कुछ कहे
अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद वह लौटी तो उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया थी। उसने डिबिया अपने पिता के हाथों में रख दी। दयाशंकर ने खोला तो उसमें उसके बचपन से संभाल कर रखे गए छोटे छोटे गहने थे। सरला ने धीमे स्वर में कहा, अगर इनसे आपका बोझ थोड़ा भी हल्का हो जाए तो इन्हें बेच दीजिए बाबूजी। मेरी खुशी गहनों में नहीं, आपके सम्मान में है। उसकी बात सुनते ही दयाशंकर की आंखें भर आई। उन्होंने कांपते हाथों से डिबिया वापस सरला की ओर बढ़ा दी। नहीं बेटी, पिता अपनी बेटी के सपने नहीं बेचता। दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उधर यशोदानंदन की हवेली में विवाह की तैयारियां और भी भव्य होती जा रही थी। रिश्तेदार बार बार यही कह रहे थे, ऐसी बारात निकलनी चाहिए कि वर्षों तक लोग याद रखें। हर गुजरते दिन के साथ यशोदानंदन की प्रतिष्ठा की चिंता बढ़ती जा रही थी। उन्हें अब केवल अपनी इज्जत दिखाई दे रही थी। उधर दयाशंकर को केवल अपनी बेटी का भविष्य दिखाई दे रहा था। दोनों अपने स्थान पर सही ही लग रहे थे, लेकिन समय दोनों को एक ऐसे मोड़ पर ले जा रहा था जहां एक छोटा सा निर्णय दोनों परिवारों की किस्मत हमेशा के लिए बदल देने वाला था। आखिर विवाह का दिन आ पहुंचा। सुबह से ही पूरे गांव में उत्सव का वातावरण था। सड़कों पर रंगोली बनाई गई थी। घरों के बाहर आम और अशोक के पत्तों के बंधनवार लटक रही थी। ढोल और शहनाई की मधुर धुन दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। दयाशंकर के घर मेहमानों का आना जाना शुरू हो चुका था। आंगन में मंडप सजा था। सरला दुल्हन के वेश में शांत बैठी थी। उसके चेहरे पर संकोच था, लेकिन आंखों में अपने नए जीवन के सपने भी चमक रहे थे। उधर यशोदा नंदन की हवेली से बारात पूरे ठाट बाट के साथ निकली। घोड़ी पर बैठे रघुनाथ के चेहरे पर कोई अभिमान नहीं था। वह बस एक ही बात सोच रहा था कि आज से उसके जीवन का नया अध्याय शुरू होने वाला है। शाम ढलते ढलते बारात दयाशंकर के द्वार पर पहुंची। ढोल बजे, शहनाइयां गूंजी, फूल बरसाए गए। दयाशंकर हाथ जोड़कर बारात के सामने आ गए। उन्होंने अपने सामर्थ्य से बढ़कर ही हर व्यवस्था की थी, लेकिन भीड़ में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें व्यवस्था नहीं, केवल कमी ढूंढने की आदत थी। किसी ने धीरे से यशोदा नंदन के कान में कहा, स्वागत तो ठीक ठाक है, पर आपकी प्रतिष्ठा के अनुरूप भव्यता दिखाई नहीं दे रही। दूसरा बोला, इतने बड़े घर की बारात और बस इतनी सी व्यवस्था। ये शब्द सुनते ही यशोदा नंदन का चेहरा कठोर हो गया। उन्होंने चारों ओर नजरें दौड़ाई। उन्हें अब मेहनत नहीं दिखाई दे रही थी। उन्हें केवल वही छोटी सी कमी दिखाई दे रही थी जिसे लोग बढ़ा चढ़ाकर उनके सम्मान से जोड़ रहे थे। दयाशंकर विनम्रता से उनके सामने आए और बोले, अगर किसी व्यवस्था में कोई कमी रह गई हो तो उसे मेरी भूल समझकर क्षमा कर दीजिए। हमने पूरी श्रद्धा से आपका स्वागत किया है। लेकिन उस समय यशोदानंदन का मन समाज के लोगों के शब्दों का बंदी बन चुका था। उनकी आंखों में कठोरता उतर आई। रघुनाथ ने पिता के चेहरे के बदलते भाव देख लिए। उसे लगा कुछ बहुत बड़ा अनर्थ होने वाला है। और सचमुच अगले क्षण यशोदानंदन ने ऐसा निर्णय लिया जिससे पूरे मंडप में सन्नाटा छा गया। यशोदानंदन ने सबके सामने अत्यंत कठोर स्वर में कहा, ये विवाह तब तक नहीं होगा जब तक हमारी बात पूरी नहीं की जाती। उनकी आवाज इतनी ऊंची थी कि शहनाई की धुन भी थम गई। पूरा मंडप एकदम शांत हो गया। सन्नाटा सा छा गया कि मेहमान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि शुभ घड़ी में ऐसी बात भी हो सकती है। दयाशंकर के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ दिए। यशोदा नंदन जी, अगर हमसे कोई भूल हुई हो, कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा कर दीजिए। हमारी सामर्थ्य बस इतनी ही थी, उससे बढ़कर ही किया है। लेकिन यशोदानंदन का मन अब भी दया नहीं, प्रतिष्ठा की चिंता से भरा हुआ था। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, सम्मान केवल शब्दों से नहीं मिलता, व्यवस्था भी होनी चाहिए। ये सुनते ही दयाशंकर की आंखों से आंसू बह निकले।
उन्होंने पहली बार अपने जीवन में स्वयं को इतना असहाय, लाचार महसूस किया। उधर दुल्हन बनी सरला कमरे के भीतर बैठी सब कुछ सुन रही थी। उसके भी हाथ पैर कांपने लगे। उसकी आंखों का काजल आंसुओं में बहने लगा। जिस घर को उसने अपने सपनों का घर समझा था, वहीं से आज उसके पिता के सम्मान पर प्रश्न उठाया जा रहा था। रघुनाथ अब और चुप न रह सका। वह अपने पिता के सामने आ गया और बोला, पिताजी, ये विवाह दो परिवारों का मिलन है। इसे मान सम्मान और दिखावे की कसौटियों पर मत कसिए। यशोदानंदन ने गुस्से से उसकी ओर देखा। तुम बीच में मत बोलो। रघुनाथ ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में कहा, अगर किसी पिता ने अपनी सामर्थ्य से बढ़कर सब कुछ किया है तो उसकी मजबूरी का अपमान नहीं होना चाहिए। भीड़ में खड़े कई लोगों ने भी धीरे धीरे रघुनाथ की बात का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब यशोदानंदन पहली बार अकेले पढ़ते दिखाई देने लगे, लेकिन उनके मुंह से निकले शब्द वापस तो नहीं लौट सकते थे। और यही वह एक कसर थी आज की, जिसने एक पवित्र रिश्ते की खुशियों पर गहरा धुआं फैला दिया। अब सबकी निगाहें एक ही व्यक्ति पर थी। क्या यशोदानंदन अपने अभिमान को छोड़ देंगे या यह विवाह ही यहीं टूट जाएगा? इस प्रश्न का उत्तर सब सांसें रोककर सुन रहे थे। कुछ पल तक पूरे मंडप में ऐसा सन्नाटा छाया रहा कि मानो समय भी ठहर गया हो। यशोदानंदन की नजरें दयाशंकर के झुके हुए सिर पर पड़ी। फिर उनकी नजर सरला के आंसू से भीगे चेहरे पर गई। उसी क्षण उन्हें अपनी भूल का एहसास होने लगा। उन्हें समझ आ गया कि इज्जत धन और दिखावे से नहीं, बल्कि इंसानियत और विनम्रता से मिलती है। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। दयाशंकर के सामने पहुंचकर उन्होंने कांपते हाथों से उनके हाथ पकड़ लिए। भर्राई हुई आवाज में बोले, दयाशंकर जी, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने समाज के डर में आकर एक सच्चे इंसान का दिल दुखाया है। आज समझ आया कि सबसे बड़ी प्रतिष्ठा दूसरों का सम्मान करने में है। सुनते ही दयाशंकर की आंखों से झर 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 आंसू बहने लगे। बिना कुछ बोले उन्होंने यशोदानंदन को गले लगा लिया। पूरा मंडप तालियों से गूंज उठा। रघुनाथ के चेहरे पर सुकून लौट आया और सरला की आंखों में फिर से उम्मीद की चमक दिखाई देने लगी। थोड़ी देर बाद वैदिक मंत्रों के बीच दोनों का विवाह संपन्न हुआ। उस दिन वहां मौजूद हर व्यक्ति अपने साथ एक सीख लेकर लौटा। रिश्ते धन से नहीं, विश्वास से बनते हैं। सम्मान मांगने से नहीं, देने से मिलता है। और एक छोटी सी कसर, एक छोटी सी कमी, एक छोटी सी गलती अगर समय रहते स्वीकार ना की जाए, भुला ना दी जाए, तो जीवन भर का पछतावा बन जाती है। मुंशी प्रेमचंद की अमर कहानी एक आंच की कसर यही संदेश देती है। मित्रों, एक आंच की कसर, उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, अपने मित्रों को भी सुनाइए या शेयर कीजिए। कहानी के विषय में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।